गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 आपकी क्षितिज बुक्स से बहुत ही सुंदर कहानी कह सकते हैं, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। ये लेखक जो आपके हैं यशपाल, उनके द्वारा अपनी आंखों से देखा गया घटना का जिक्र है। आपका शीर्षक है लखनवी अंदाज। अंदाज समझते हैं, आम भाषा में इसको बोल सकते हैं स्टाइल। अंदाज आम भाषा में हम लोग बात करते हैं अंदाज, तो उसका अंदाज निराला, यानी उसका स्टाइल, उसका फैशन कुछ अद्भुत है। तो यही है लखनवी अंदाज। शहर, इससे पता चलता है कौन सा शहर है, तो लखनऊ, यानी जिसको कहते हैं हम लोग नवाबों का शहर। इस पाठ के जो रचयिता हैं, लेखक जो है यशपाल जी हैं। लखनऊ आपको बहुत तो गए भी होंगे, सुने भी होंगे। तो ये नवाबों का शहर कहलाया जाता था एक समय। यशपाल जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 कहाँ? पंजाब में फिरोजपुर स्थान, यानी उनका जन्म 1903 को हुआ था पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिला। और उनकी मृत्यु जो है उनका यानी देवासन जो है 1976 को। यशपाल जो जी है, यशपाल जी ये यथार्थवादी समझते हैं, काल्पनिक नहीं। यथार्थ में जो है उसी पर, ये स्कूल है तो स्कूल है, ये घर है तो ये घर है, ये दिन है तो ये दिन है, ये गाय है तो, यानी यथार्थ में जो हम साक्षात देखते हैं या जो चल रहा है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये वर्तमान, इसी वर्तमान में उसी को हम लोग यथार्थवादी जो है सो उसी तरह। इसमें कोई काल्पनिक नहीं। उनकी घटना में जैसे वो जो लिखे हैं ये कहानी, वो कोई घटना है, वो सत्य है जो उनके ऊपर बीता है। तो वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, मनुष्य के रूप, देशद्रोही, राधा कामरेड, झूठा सच और 12 घंटे। तो इस तरह इनका कुछ रचना है। ये सब आप जब आगे कुछ और क्लास में जाएंगे, बाद में इंटर ग्रेजुएशन में ये सब और आपको पढ़ने मिलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्लास में लखनवी अंदाज। ये घटना है लखनऊ शहर का। जो हमारे लेखक हैं वो ट्रेन, किसी लोकल स्थान पर जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। सामने जैसे आप लोग यहाँ से सामने कोई स्टेशन में जाना चाहते हैं तो उसी में सोचे कि सीट उठ क्या लेना है, ऐसे ही तो खड़ा होकर भी 5 मिनट का रास्ता है तो पहुंच जाएंगे। तो वे ऐसा करके एक लोकल ट्रेन चढ़ने का प्रयास किया और चढ़ गए। तो जैसे ही वो चढ़े, उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया ताकि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में समझ सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद ले सके। यानी लेखक जो चाह रहे थे कि भीड़ भाड़ से अच्छा है हम 10 मिनट का ही रास्ता क्यों न तय करें, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना एक सुरक्षित टिकट ले लें ताकि हम कहानी बना सके और बाहर का दृश्य देख सके। अब ऐसे वो टिकट लेकर चढ़ गए। नवाब साहब से मुलाकात, गाड़ी छूट रही थी, अतः लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया। उस डिब्बे में एक बर्थ पर एक लखनवी नवाब पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखकर उनकी आंखों में एकांत में बाधा होने का असंतोष हो रहा है। तो ट्रेन छूटने वाला था और लेखक दौड़कर चढ़ गए गाड़ी में। वहां पर देख रहे डिब्बे में एक लखनवी अंदाज में एक आदमी पालथी मारकर बैठा हुआ है आराम से। लेकिन अब उस व्यक्ति को लगा कि मेरे एकांत में यह खंडन करने चला आया, यानी लेखक जैसे ट्रेन में घुसे उसको थोड़ा
खराब लगने लगा कि मेरे काम को इन्होंने तोड़ दिया। लेखक ने सोचा कि हो सकता है कि वे भी किसी कहानी के बारे में सोचने की चिंता में हो, या उन्हें खीरे जैसी साधारण चीज का शौक देख लिए जाने के कारण संकोच हो रहा हो। यानी दो बातें कि हो सकता है कि जो सामने ट्रेन पर बैठा हो वो भी कुछ मतलब कहानी लिखने के लिए सोच रहा हो, या फिर ये भी महसूस हो रहा है कि शायद उनके हाथ में जो खीरा था उसको देखकर उनको कि सामने कोई बैठेगा और हम कैसे खीरा खाएंगे। अब लेखक का अनुमान, उनको एक अनुमान अंदेशा, नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो आत्मसम्मान में लेखक ने भी उनकी ओर से दृष्टि हटा दी। यानी जैसे ही लेखक आए उसको सम्मान नहीं किए तो लेखक भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किए। लेखक का यह अनुमान लगने लगा कि संभव है नवाब साहब ने बचत के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो और अब शहर के ही किसी भद्र व्यक्ति द्वारा देख लिए जाना उन्हें गवारा ना हो। यानी उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था, किसको, जो ट्रेन में पहले से सवार था, लखनऊ में बैठा था, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे बारे ये लोग सब जान जाएगा। अब नहीं करते कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया, बस उसी तरह नवाबी खत्म हो गया मगर नवाबगिरी नहीं जा रहा था, ये सब लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए उससे खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक को उनका सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए उसे भी साधारण लोगों की इस काम से अपना साथी बना लेना चाहते हैं, तो उसने इनकार कर दिया। बहुत देर के बाद लखनऊ अंदाज में जो बैठे थे व्यक्ति वे खीरा काटकर मैंने खीरा खाने के लिए किसको, तो लेखक को कहने लगा। और ये चीज लेखक को अच्छा नहीं लगा कि जब हम अंदर आए, ट्रेन में बैठे, अंदर घुसे तो हमारा सम्मान नहीं किया, फिर ये थोड़ा सा खीरा खाकर हम उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहते। नवाब साहब ने दृढ़ निश्चय से तौलिए को फाड़कर सामने बिछा दिया और दोनों कीलों को धोकर पोंछकर उस पर रख दिया। उन्होंने चाकू से दोनों कीलों के सिर को काटकर झाग निकाला, फिर कीलों को सावधानीपूर्वक छीलकर आंखों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। इसके बाद उन्होंने आंखों पर जीरा, मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क दिया। उनके हाव भाव और जबड़ों को पकड़ने से लगा कि इनका मुंह खीरे के रसदान की कल्पना से भर गया है। अब लेखक जो बैठे थे जो मुसाफिर वो क्या कर रहे हैं कि एक तौलिए में खीरे को छीलकर काटकर एकदम बढ़िया से सजा के रख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह से खीरे का स्वाद बिना खाए मुंह से जैसे पानी गिर रहा है ऐसा उनको महसूस हो रहा है। नवाब साहब को कनखियों से देखते हुए लेखक ने सोचा अब जनाब अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने लेखक से पुनः खीरा लेने का अनुरोध किया परंतु अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लेखक ने मना कर दिया। लेकिन फिर दोबारा कोशिश किया कि इनको देंगे, खीरा खाएंगे ये। दोबारा उन्होंने कोशिश किया उस मुसाफिर ने लेखक को खीरा खिलाने के लिए, लेकिन फिर लेखक ने इनकार कर दिया, वो नहीं खाए उनका खीरा। खीरे का रसवादान नवाब साहब ने खीरे की ओर सतृष्ण आंखों से देखते हुए उसकी एक आंख उठाकर सूंघा, स्वाद के आनंद में पलक मूंद ली। उन्होंने अपने मुंह में भर आए पानी को गले से नीचे उतार लिया। इसके बाद उन्होंने आंख को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी तरह वे सारी आंखों को नाक के पास ले जाकर काल्पनिक रसवादान कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी जो व्यक्ति था वो खीरे को खा नहीं रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, खाने का ढोंग कर रहा था, सूंघ रहा था और उसको महसूस कर रहा था कि यार कितना अच्छा स्वाद लग रहा है खीरा। किस लिए, तो सामने जो लेखक है उनके दिखाने के लिए कि हम लखनऊ के रहने वाले नवाब जैसे रहते हैं यहाँ के लोग, उसको दिखाने के लिए वो ऐसा कार्य कर रहा था। सारी आंखों को बाहर लेकर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट चुके। लेखक सोचने लगा कि यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यानी वो दिखाना चाहता था ये ही है असली लखनवी अंदाज, दिखाने के लिए, खाने के लिए हो चाहे नहीं, और दिखाने के लिए कि हम लोग
बिना खाए फेंक भी सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हम इसको ऐसे ही कर दें और ऐसे इसको फेंक दिए। इसको कहते हैं लखनवी अंदाज, यानी इसको कह सकते हैं आज के दौर में झूठा दिखावा। लेखक ध्यान करने लगा कि नवाब साहब को इस तरीके को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म बढ़िया अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, परंतु इससे उधर की तृप्ति तो नहीं हो सकती। नवाब साहब ने डकार ली और कहने लगा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता ही है और आसानी से पचता नहीं। यह सुनते ही लेखक ने ज्ञान चक्षु खुल गए। उसने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र में नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी जब अब लेखक सोचने लगा कि जब खीरा बिना खाए मुंह का प्यास पेट भर सकता है, तो हम लोग बिना कोई पात्र को लेकर भी कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। यही उनका दिमाग में चलने लगा कि जब ये सामने वाला व्यक्ति लखनवी अंदाज में नवाबों की तरह खीरा खाया नहीं, लिया लेकिन उसको चीर कर सूंघा, फिर उसको फेंक दिया और कहता है कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है पर इसको पचाना मुश्किल नहीं है, और फेंकने के बाद फिर बोलता है कि खीरा बहुत स्वादिष्ट था। यानी जब बिना खाए पेट भर सकता है, मुंह में स्वाद आ सकता है, तो फिर खीरा खाने की जरूरत ही क्या है। उसी तरह लेकर सोच रहे थे कि जब इस व्यक्ति में इतने सारे ये बता रहे हैं, तो हम लोग भी जो हम लोग कहानी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, उसमें बिना पात्र का भी कहानी हो सकता है। इसलिए हम लोग अब वो सोचने लगे कि जो हम लोग लिखते हैं किसी को पात्र बना के, अब बिना पात्र का भी हम लोग कहानी और रचना कर बनाएंगे।